बच्चों, 10th की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, है ना, जिसमें हमने बहुत सारी बातें लर्न की। अब उसको हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ लेते हैं कि कैसे क्या हुआ था। तो हाउ डिड मेंडल इंटरप्रेट हिज रिजल्ट, यानी मेंडल ने जो वर्क किया था, पौधों को उगाया, उनका क्रॉस करवाया। क्रॉस का मतलब समझ रहे हो ना, पॉलन ग्रेन्स को उसकी जो स्टाइल है अदर फ्लावर की उसके ऊपर डालना और इस तरीके से, है ना। तो उसके बाद जो उसको सीड मिले, उन सीड को उसने उगाया। तो उसको एक बार फर्स्ट जो जनरेशन थी उसमें सभी टॉल प्लांट मिले। फिर टॉल प्लांट जो फर्स्ट जनरेशन के प्लांट थे उनको एज ए पेरेंट प्लांट उसने यूज़ किया उन सीड्स को, और फिर उसने उनका क्रॉस करवा करके वापस उनसे जो सीड प्राप्त हुए उनको वापस ग्रो किया। तो उनको 75 टॉल प्लांट मिले और 25% जो है स्मॉल प्लांट मिले, है ना, ड्वार्फ प्लांट मिले। तो उसको जो रिजल्ट उसको मिला था उसको उसने किस तरीके से इंटरप्रेट किया, तो उसको अपन पढ़ते हैं कि सबसे पहली जो बात उसने देखी कि ही इंटरप्रेट दैट इन अ पी प्लांट ईच ट्रेट इज डोमिनेंट बाय अ पॉइंट ऑफ फैक्टर, है ना। तो उसने देखा कि जो पी प्लांट होते हैं उन पी प्लांट के अंदर हर एक ट्रेट, है ना, वो कैसा है, he interpret that in pea plant each trait is determined by a point of factors, है ना। जितने भी ट्रेट हैं वो फैक्टर्स के द्वारा वो डिटरमाइंड होते हैं या निश्चित किए जाते हैं। ईच पी प्लांट हैज़ 2 सच फैक्टर्स फॉर ईच ट्रेट, है ना। हर एक पी प्लांट के अंदर एक ट्रेट के लिए, है ना, 2 फैक्टर्स हैं। यानी मेंडल जीन नहीं जानता था, है ना। मेंडल को जीन के बारे में जानकारी नहीं थी, तो वो जीन को फैक्टर्स बोलते थे। क्या बोलते थे? फैक्टर। ओके। तो गैमीट्स हैव ओनली 1 फैक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, है ना। तो मेंडल का मानना था कि जो गैमीट होते हैं उन गैमीट में जो पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं, यानी पेयर ऑफ जीन जिसको अपन कहते हैं पेयर ऑफ जीन, उन पेयर ऑफ जीन में से केवल एक फैक्टर या एक जीन ही होता है। तो हमने देखा था कि गैमीट में केवल एक जीन ही होता है। ये देखो, ये गैमीट है, इन गैमीट में केवल एक कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी दूसरे गैमीट में है, एक स्मॉल टी फर्स्ट गैमीट में है, एक स्मॉल टी दूसरे गैमीट में है। तो गैमीट में जो जीन होते हैं या मेंडल की लैंग्वेज में जो फैक्टर्स होते हैं वो एक गैमीट में केवल एक ही, हर एक ट्रेट का एक ही फैक्टर होता है। ओके। फिर थर्ड बात है कि गैमेट्स हैव ओनली 1 फैक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। फिर फोर्थ है द पेयर्ड कंडीशन इज रिस्टोर्ड बाय फ्यूज़न ऑफ दिस गैमेट, यानी जब इन गैमेट का फ्यूज़न होता है तो वो पेयर जो है, इन फैक्टर्स का पेयर जो है वो वापस बन जाता है। यानी जो एम्ब्रियो जो बनेगा उस एम्ब्रियो के अंदर या जाइगोट जो बनेगा उस जाइगोट के अंदर वो पेयर जो फैक्टर्स हैं जो गैमीट में अलग अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, वो वापस उस जाइगोट के अंदर वो वापस क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे या वो पेयर में वापस आ जाएंगे। ठीक है, पेयर कंडीशन वापस रीस्टोर्ड हो जाएगी। ओके। ही सेड दैट फॉर ईच ट्रेट देयर आर 2 अल्टरनेट फॉर्म, है ना। किसी भी ट्रेट के लिए 2 अल्टरनेट फॉर्म होती है। 1 फॉर्म इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव, यानी जो फैक्टर्स या जीन की जो 2 ये फॉर्म थी, है ना, उन 2 फॉर्म में से एक फॉर्म जो होती है वो डोमिनेंट होती है और दूसरी फॉर्म होती है वो रिसेसिव होती है। यानी हमारे पास एक फैक्टर के 2 जीन होते हैं, है ना। तो उन 2 जीन में से एक जीन जो होता है वो डोमिनेंट होता है और दूसरा होता है रिसेसिव होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, जो अपना इफेक्ट डालता हो उसको कहते हैं डोमिनेंट, और रिसेसिव कहता है जो अपना इफेक्ट नहीं डालता है उसको कहते हैं रिसेसिव। अब डोमिनेंट और रिसेसिव को अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो टॉल वाला जो जीन है कैपिटल टी, है ना, ये जो जीन है वो डोमिनेंट है और स्मॉल टी है वो कैसा है, रिसेसिव है। इसलिए आप देखो कि जो F1 जनरेशन थी उस F1 जनरेशन के अंदर
जो डोमिनेंट फॉर्म जो थी यानी टॉलनेस वाली फॉर्म, उस जीन ने अपना इफेक्ट शो किया और उसके हिसाब से सभी प्लांट जो थे वो टॉल बने, है ना। लेकिन जो F2 जनरेशन थी उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव जो है वो सेपरेट हुए, और डोमिनेंट और रिसेसिव सेपरेट होने के बाद जब डोमिनेंट और डोमिनेंट मिले तो टॉल फॉर्म बनी, डोमिनेंट और रिसेसिव मिले तो भी टॉल फॉर्म बनी। लेकिन जहाँ पर रिसेसिव और रिसेसिव जीन मिले यानी स्मॉल टी जीन की ग्रुपिंग हुई, वो प्लांट जो थे वो ड्वार्फ प्लांट बने। इस तरीके से आप समझ गए होंगे डोमिनेंट का अर्थ होता है प्रभाव डालने वाला या जो अपनी इफेक्ट शो करता है वो डोमिनेंट होता है, और जो अपना इफेक्ट जब किसी जीन के साथ डोमिनेंट फॉर्म आ जाती है तो वो अपना रिसेसिव अपना इफेक्ट नहीं डालता है, इसलिए उसको अपन रिसेसिव जीन कहते हैं, है ना। आगे आएगा डोमिनेंट मीन्स इट एक्सप्रेस इटसेल्फ। डोमिनेंट का अर्थ क्या होता है? जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। बट रिसेसिव फॉर्म कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड ऑन सेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट फॉर्म। यानी जब तक रिसेसिव के साथ डोमिनेंट फॉर्म है यानी स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी है तो वो कैपिटल टी अपना इफेक्ट शो करेगी और उस प्लांट को लंबा करेगी, टॉल बनाएगी, है ना। और डोमिनेंट फॉर्म ऐसे ही पड़ी रहेगी, वो अपना इफेक्ट शो नहीं करेगी, है ना। जीन क्या होते हैं? जीन जो है कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ ट्रेट्स, जो हमारे ट्रेट होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं जीन, है ना। तो अब ये टॉलनेस और ड्वार्फिज्म जो है वो जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो जहाँ पर डोमिनेंट फॉर्म है तो वो अपना टॉलनेस बताएगी, जहाँ रिसेसिव ही है, केवल दोनों ही रिसेसिव है तो वह ड्वार्फ प्लांट बनेगा। ओके, इन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन फैक्टर्स रिप्रेजेंट डोमिनेंट फॉर्म एंड अनदर रिसेसिव फॉर्म, है ना। जो ये पेयर जो है फैक्टर्स की, यहाँ आप पूरा ध्यान रखें, मेंडल को जीन शब्द नहीं पता था। वो उस जीन के लिए क्या वर्ड यूज़ लेते थे वो फैक्टर। ओके, तो मेंडल जो है फैक्टर नाम वर्ड यूज़ लेते थे। तो आप देखेंगे कि जो फैक्टर्स का जो पेयर है ना, उन फैक्टर्स के पेयर में से एक फैक्टर जो है होता है वो डोमिनेंट फॉर्म होती है, और दूसरा जो फैक्टर है उसकी रिसेसिव फॉर्म होती है। ओके, तो इन पी प्लांट बोथ द फैक्टर्स में बी रिसेसिव और में बी डोमिनेंट एंड देयर में बी वन डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव। यानी जो पी प्लांट थे, जो उनमें फैक्टर जो थे वो या तो दोनों ही डोमिनेंट हो सकते हैं या दोनों ही रिसेसिव हो सकते हैं, या एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो सकता है ना। ये मेंडल ने बात कही। फिर देखो, इन F1 प्लांट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ फैक्टर्स। क्या कहा कि जब F1 प्लांट बनते हैं या F1 जनरेशन आती है तो वहाँ पर, है ना, जो ट्रेट जो थे वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, या फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। आप देखोगे F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ में आ गए, लेकिन वहाँ पर उन दोनों के ट्रेड्स का मिक्सिंग नहीं हुई, है ना। दीज फैक्टर्स आर डिस्क्रिएट यानी पृथक एंटाइटीज़, यानी उनकी पृथक सत्ता होती है ना, अलग से अपनी अपनी सत्ता होती है। यानी ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट के साथ रिसेसिव आ गया तो रिसेसिव अपना इफेक्ट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल काम ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है ना। जब नेक्स्ट जनरेशन में रिसेसिव उससे सेपरेट होगा और जब रिसेसिव के साथ रिसेसिव फॉर्म मिलेगी तो वो अपना इफेक्ट शो करेगी। जैसा कि अपन ने F2 जनरेशन में देखा कि कुछ 25% प्लांट जो है वो ड्वार्फ प्लांट मिले, है ना। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि इनकी डिस्क्रिएट एंटिटीज़ होती है, अलग से पृथक से सत्ता होती है, एंड रिसेसिव फैक्टर्स रिमेन्स इन हिडन, है ना, इन हिडन फॉर्म इन F1 जनरेशन। यानी कि F1 जनरेशन में रिसेसिव फॉर्म जो थी वो हिडन रूप में रही, छुपी हुई रही, अपना इफेक्ट उसने शो नहीं किया, ठीक है ना। फिर देखें कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन देयर इज सेग्रीगेशन, यानी पृथक्करण हुआ। जब F1 जनरेशन के जो ट्रेड थे या F1 जनरेशन के जो फैक्टर्स थे उनमें वापस जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पर उनका पृथक्करण होता है ना, और उन ट्रेड्स का या उन फैक्टर्स का जो है सेग्रीगेशन होता है, पृथक्करण होता है। और सेग्रीगेशन ऑफ दीज फैक्टर्स गैमीट आर प्योर फॉर अ ट्रेट, और वो जो गैमीट बनते हैं वो अपने आप में किसी भी ट्रेट में अपने आप में क्या होता है, प्योर होते हैं। यानी जिस गैमीट के अंदर कैपिटल टी आ गया तो इसका मतलब है कि वो प्योर टॉल गैमीट है, उसके अंदर जो
फैक्टर है वो कैसा है, प्योर टॉल है। और अगर उसके अंदर स्मॉल टी आ गया, इसका मतलब है प्योर ड्वार्फ ट्रेट वाला गैमीट है। प्योर प्योर होते हैं ये एक दूसरे, है ना। जो गैमीट जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर होते हैं ट्रेट के लिए। ओके, तो इन F2 जनरेशन वंस अगेन द रिसेसिव फॉर्म अपीयर। और जब F2 जनरेशन मिली तो उसमें जो प्योर वो ड्वार्फ जो या रिसेसिव फॉर्म जो थी वो वापस देखने को मिली। ठीक है, तो ये मेंडल ने ये सभी बातें जो थी हमें समझाई। अब है होमोजाइगस। होमोजाइगस का क्या होता है, इफ बोथ द फैक्टर्स जीन आर सेम, है ना, द इंडिविजुअल इज नोन एज होमोजाइगस। जब किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं या जीन जो होते हैं वो दोनों ही एक ही फॉर्म में हो, है ना, तो बोथ द फैक्टर्स आर सेम इन इंडिविजुअल इज नोन एज होमोजाइगस। यानी कैपिटल टी दोनों ही अगर उसके अंदर हैं तो वो होमोजाइगस है। स्मॉल टी है तो भी वो होमोजाइगस है। अगर उसके अंदर एक ट्रेट की एक फॉर्म जो है कैपिटल आ जाए, एक स्मॉल आ जाए, तो वो जो है वो हेटेरोजाइगस कहलाएगा। ओके, तो होमोजाइगस का अर्थ होता है कि दोनों ही फॉर्म एक जैसी है, दोनों ही डोमिनेंट है या दोनों ही रिसेसिव है ना, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव नहीं है। ओके, तो होमोजाइगस का अर्थ हुआ जिसके अंदर, है ना, इफ द बोथ द फैक्टर्स या बोथ जीन्स आर सेम द इंडिविजुअल इज नोन एज होमोजाइगस, है ना। दे प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ गैमीट, और उनके द्वारा जो गैमीट बनेंगे वो एक ही तरीके के बनेंगे। यानी कैपिटल टी किसी पेरेंट्स के अंदर हैं, है ना, तो उसके द्वारा जो न्यू जनरेशन बनेगी या नया गैमीट जो बनेगा वो एक ही तरीके का होगा। यानी दोनों गैमीट कैसे होंगे, कैपिटल टी के होंगे। या फिर अगर दोनों ही स्मॉल टी के हैं तो अगर दोनों एलील जो है वो स्मॉल टी वाले हैं तो दोनों ही गैमीट स्मॉल टी के बनेंगे, है ना। तो दे प्रोड्यूस्ड वन टाइप ऑफ गैमीट, एक ही तरीके के गैमीट। हेटेरोजाइगस जैसा कि अभी मैंने बताया, when the factors या genes are different, है ना, when the factors are different the individual is called heterozygous, है ना। और they produced two type of gamete, heterozygous individuals are called hybrid for the traits, है ना। जो और ऐसे जो heterozygous होते हैं उनको हम हाइब्रिड कहते हैं, है ना। यानी इनके अंदर दो तरीके के गैमीट बनेंगे। जैसा कि अपन ने देखा कि F1 जनरेशन से जो प्लांट मिले थे अगर उनको अपन उगाते हैं तो उनमें जो ये गैमीट बनते हैं, तो क्योंकि हम जानते हैं उनमें एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है ना, तो जब उनसे गैमीट बनेंगे तो एक गैमीट तो कैपिटल टी वाला बनेगा, दूसरा गैमीट बनेगा वो स्मॉल टी वाला बनेगा। तो इस तरीके से दे जो हेटेरोजाइगस जो होते हैं, है ना, वो इंडिविजुअल्स जो है वो टू टाइप के गैमीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो ये बातें मेंडल ने बताई। तो मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ लॉज जो है बताए हैं या दिए हैं, उनको हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर उसने जो एक लॉ दिया मेंडल ने, उसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी जो है वो क्या है ना। दोनों एक ही लॉ का नाम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी। तो फैक्टर्स ऑफ अ पेयर, है ना, फैक्टर्स या जीन जिसको अपन कहते हैं ना, तो फैक्टर्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट, है ना, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, है ना। तो किसी भी पेयर के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स जब उनके गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेग्रीगेट का अर्थ होता है पृथक होना, अलग अलग होना। सो दे ईच गैमीट रिसेसिव ओनली वन, है ना, ईच गैमीट रिसीव ओनली वन फैक्टर ऑफ ईच कैरेक्टर्स, है ना। तो कोई भी एक गैमीट है तो उसके अंदर एक ही टाइप का, ये रिसीव लिखा है, रिसेसिव नहीं है, so the each gamete receive only one factor, है ना, ऑफ ईच ट्रेट, है ना, या ईच कैरेक्टर्स, है ना। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर या किसी भी जीव के अंदर जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो उसके बॉडी के अंदर जितने भी ट्रेट्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं,
उन करेक्टर्स को डिफाइन करने वाले जो 2 एलील हैं, उन 2 एलील में से केवल एक एलील या एक जीन ही या एक फैक्टर ही उस गैमीट के अंदर जाता है, दूसरा फैक्टर जो है दूसरे गैमीट के अंदर पहुंचता है। ओके, तो वी कैन से दैट गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर अ ट्रेट, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गैमीट होते हैं वो किसी भी ट्रेट के लिए अपने आप में प्योर होते हैं, उसके अंदर केवल एक ही फैक्टर होता है या एक ही जीन होता है, इसलिए वो अपने आप में प्योर होता है। सो दिस लॉ इज़ नॉन एज लॉ ऑफ प्योरिटी, इसलिए अपन इसको लॉ ऑफ प्योरिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो ट्रेट जो होते हैं या फैक्टर जो होते हैं, है ना, उनको ट्रेट को जो डिफाइन करने वाले जो फैक्टर या जीन जो होते हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं और अलग अलग गैमीट के अंदर वो पहुंचते हैं, है ना। इसको अपन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना, मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लर्न करेंगे, क्योंकि इसको पूरे को एक साथ पढ़ना जरूरी है ना, बीच में अपन इसको नहीं छोड़ सकते। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। आज इतना ही।